नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मेरा नाम है चंद्रिका प्रसाद। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दोस्तों केंद्र राज्य वित्तीय संबंध। भारतीय संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 264 से 300 का तक में इसके बारे में प्रावधान किया गया है दोस्तों। संविधान में इसका नाम है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। देखिए, अनुच्छेद 264 भारतीय संविधान के भाग 12 की व्याख्या करता है और कहता है कि इस भाग में वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। अनुच्छेद 265 में कहा गया है कि बिना नियम या कानून के कोई कर नहीं वसूला जाएगा। यह यह अनुच्छेद गुंडा टैक्स या परिस्थितियों का लाभ उठाकर पैसा वसूलने वालों पर अंकुश लगाता है। अनुच्छेद 266 के अनुसार सरकार को मिलने वाली सभी राजस्व और सरकार द्वारा दिए गए ऋणों की वसूली से जो धन प्राप्त होता है वह संचित और लोक लेखा निधि में रखे जाएंगे और संसद की पूर्व सूचना पर सरकार इसमें से धन निकाल सकेगी। अनुच्छेद 267 में आकस्मिकता निधि के बारे में प्रावधान किया गया है और कहा गया है कि आकस्मिकता निधि राष्ट्रपति या कार्यपालिका या सरकार के अधीन होती है। अतः इस निधि से पैसा निकालने के लिए संसद की इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन इस निधि का गठन संसद ही करती है। नोट: आकस्मिकता निधि का निर्माण इसलिए किया जाता है ताकि ज़रूरत पड़ने पर आकस्मिक खर्चों के लिए संसद की स्वीकृति के बिना पैसा निकाले जा सकें। संघ और राज्यों के बीच राजस्वों का वितरण यानी कि वित्तीय संबंध अनुच्छेद 268 से 281 तक में है। संघ तथा राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों की दो विशेषताएं हैं। नंबर 1, संघ तथा राज्यों के मध्य कराधान की शक्तियों का विभाजन तथा नंबर 2, संघ और राज्यों के मध्य राजस्व का विभाजन। 80वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा राजस्व विभाजन संबंधी प्रावधानों में व्यापक परिवर्तन किया गया। 10वें वित्त आयोग ने यह सिफारिश की थी कि केंद्रीय करों तथा शुल्कों से होने वाली आय का 29% राज्यों के बीच बांटा जाए। 80वें संशोधन के बाद केंद्र राज्य द्वारा आरोपित कर 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, ऐसे कर जो केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं किंतु राज्यों द्वारा एकत्र और प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे कि संघ सूची में वर्णित स्टाम्प शुल्क, औषधीय और प्रसाधन सामग्री पर कर। नंबर 2, ऐसे कर जो केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है और केंद्र तथा राज्य दोनों द्वारा वसूला जाता है और प्रयुक्त किया जाता है, जैसे सेवा कर यानी कि सर्विस टैक्स। नोट: 80वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा अनुच्छेद 268 का जोड़कर केंद्र सरकार को सेवा कर पर टैक्स लगाने का अधिकार दिया गया। 80वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा अनुच्छेद 268 का जोड़कर केंद्र सरकार को सेवा कर पर टैक्स लगाने का अधिकार दिया गया। नंबर 3, ऐसे कर जो केंद्र द्वारा एकत्र किए जाते हैं किंतु राज्यों को सौंप दिए जाते हैं, जैसे वस्तुओं के क्रय विक्रय पर कर। नंबर 2, वस्तुओं के भेजने पर कर यानी कि अंतर्राज्य व्यापार पर कर। नंबर 4, ऐसे कर जो केंद्र द्वारा लगाए जाते हैं तथा वसूले जाते हैं और प्राप्त राजस्व केंद्र तथा राज्यों के मध्य विभाजित किया जाता है। संघ सूची में शामिल सभी विषय पर लगने वाले सभी कर और शुल्क तथा संघ के प्रयोजनों के किसी कर या शुल्क पर संसद द्वारा अधिरोपित अधिभार और उपकर आदि इसमें आते हैं। नोट: 13वें वित्त आयोग ने केंद्रीय विभाज्य करों की शुद्ध प्राप्तियों में वित्तीय वर्ष 2010 से 15 के लिए
राज्यों का अंश 32% की 32% करने की सिफारिश की, जो कि पहले 30.5% थी। राज्यों को सहायता अनुदान। अनुच्छेद 275 के तहत संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता के लिए उसे अनुदान प्रदान करे। जीएसटी से प्रभावित अनुच्छेद। नंबर 1, अनुच्छेद 246 ए। इसमें केंद्र सरकार को यह शक्ति दी गई है कि वह जीएसटी के संबंध में कानून बनाए। इससे इसमें सीजीएसटी और जीएसटी के संबंध में केंद्र को तथा एसजीएसटी के संबंध में राज्यों को पूर्ण शक्ति प्रदान की गई है। नंबर 2, अनुच्छेद 269 ए। इसमें आईजीएसटी का प्रावधान है। इसके तहत अंतर राज्य व्यापार के मामले में कर की वसूली केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी, जिसे बाद में राज्यों को बांट दिया जाएगा। नंबर 3, अनुच्छेद 279 अनुच्छेद 279 ए। इसके तहत जीएसटी परिषद की संरचना व गठन का प्रावधान किया गया है। नोट: वर्ष 2014 में जीएसटी अर्थात वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित अधिनियम संसद द्वारा पास हुआ। उसी के तहत संविधान में नए अनुच्छेद के रूप में अनुच्छेद 246 ए, 269 ए तथा 279 ए जोड़े गए थे। वित्त आयोग। अनुच्छेद 280 के तहत केंद्र सरकार को वित्तीय मामलों में सलाह देने के उद्देश्य से वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। इसमें एक अध्यक्ष तथा 4 अन्य सदस्य होते हैं। आयोग के सदस्यों की योग्यता में तथा उनके चयन की रीत के बारे में विधि बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है। संसद द्वारा इस प्रयोजन के लिए वित्त आयोग अधिनियम 1951 पारित किया गया था, जिसे 1955 में संशोधित किया गया था। इसके अनुसार वित्त आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति होगा जिसे सार्वजनिक जीवन में पर्याप्त अनुभव हो। वित्त आयोग के कार्य। नंबर 1, संघ एवं राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगम के वितरण तथा राज्यों में उनके आवंटन के बारे में राष्ट्रपति को अपनी सिफारिश करे। नंबर 2, भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान निर्धारित करने वाले सिद्धांतों के बारे में राष्ट्रपति की सिफारिश करे। नंबर 3, वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य विषय के बारे में सिफारिश करे। तो इस तरह यह वीडियो समाप्त होती है दोस्तों। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।